नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उनकी राय। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हमसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सत्य हिंदी के सदस्य बने, क्योंकि आप जानते हैं हम किसी से किसी तरीके की कोई स्पॉन्सरशिप या विज्ञापन नहीं लेते हैं। आप सत्य हिंदी के सदस्य बनेंगे, उसकी मेंबरशिप ड्राइव से जुड़ेंगे तो सत्य हिंदी की ईमानदार पत्रकारिता को ज्यादा दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और अब श्रवण जी से बात करते हैं। इस वक्त मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ी बात कही। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो गई है। यानी इशारा यह था कि उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस की वजह से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से आरएसएस नहीं है। इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, क्यों इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, जानेंगे समझ सर। आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मैं जो कहता हूं उससे सत्ता और विपक्ष दोनों तिलमिलाकर रह जाते हैं। अब आप मुझे बता देना कि इसमें सत्ता कौन है और विपक्ष कौन है जब अपन बीजेपी और संघ की बात कर रहे हैं। मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि अब इसमें एक सत्ता है और एक विपक्ष है। तो इस समय आशुतोष जी मोहन भागवत सबसे ज्यादा चर्चा में है। आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे काम करते हैं एक साथ तो आपको ध्यान नहीं देते होंगे कि जब जब मोदी जी विदेश यात्रा पे होते हैं मोहन भागवत चर्चा में होते हैं। आप तारीखें निकाल के देख लीजिए कि मोहन भागवत ने जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात कही तब मोदी जी कहाँ थे। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि मोहन भागवत ने शताब्दी समारोह जो संघ के हो रहे हैं 100 साल पूरे होने पर, उसमें मुंबई में कुछ कहा। अब मुंबई में जब वो कहते हैं या दिल्ली में कहते हैं या नागपुर में कहते हैं तो कुछ सवालों के जवाब देते हैं। अब हमको ये पता नहीं कि ये सवाल स्पॉन्टेनियस होते हैं या पूछवाए जाते हैं, क्योंकि हमारा आमतौर से मानना ये है कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा आदमी बोलता है तो वो कुछ लोगों को पर्ची देके बिठाता है, अपने ही लोग होते हैं। पत्रकार तो पूछते नहीं है, ना उनकी हिम्मत होती है। ये प्रधानमंत्री पिछली बार सऊदी अरब में थे मेरे ख्याल से, जब संघ चालक ने दिल्ली में कोई बड़ी बात कही थी जी। आपने भूमिका में कही दिया है। मोहन भागवत ने ये कहा, पूछा गया सवाल कि क्या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से संघ के अच्छे दिन आ गए हैं, ये सवाल है। अब संघ के अच्छे दिन का क्या मतलब है पता नहीं। हम जो संघ के अच्छे दिन का मतलब समझते हैं, जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो गई, बंदूकधारी चारों तरफ, वैभव झलक रहा है चारों तरफ, 5 सितारा सुविधाएं, करोड़ों की इमारतें, झंडे वालान में इतनी आलीशान इमारत। हम इसको ये मानते हैं कि ये सब बीजेपी के आने के बाद हुआ है। अब आप अगर सर्वे करवा ले सत्य हिंदी के लिए कि 2014 के पहले क्या था, तो आप इस पर एक डिबेट कर सकते हैं, पर आप करेंगे नहीं। तो हो सकता है कि सवाल इसी मायने में पूछा गया हो कि भाई बीजेपी क्या अच्छे दिन आ गए संघ के, तो क्या बीजेपी के कारण आ गए। भागवत जी का जवाब ये था जो अखबारों में छपा है कि हमारे अच्छे दिन बीजेपी की वजह से नहीं आए बल्कि उल्टा है। अब उल्टा है का मतलब ये कि बीजेपी के जो अच्छे दिन चल रहे हैं
या खराब दिन चल रहे हैं, उसका कारण संघ है। या बीजेपी के खराब दिन अगर आ जाए या आ सकते हैं तो उसका भी कारण संघ रहेगा। या अतीत में जो बुरे दिन आए उसका भी कारण संघ रहा है। भागवत साहब ने ये स्पष्ट नहीं किया कि अच्छे दिनों से, बीजेपी के अच्छे दिनों से या संघ के अच्छे दिनों से पूछने वाले का मंतव्य क्या रहा होगा। भागवत साहब के जवाब का संबंध क्या, अपन तो अटकलें लगाते हैं आशुतोष जी, आपसे बातचीत में कोई कहने को तो कुछ होता नहीं है। क्या भागवत साहब के कहने का अर्थ ये हो सकता है कि अच्छे दिन बीजेपी के नहीं आते अगर संघ के कारण महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में बीजेपी का पटरा बैठ जाता जी, तो फिर क्या होता? या इस बात से कि संघ की जरूरत खत्म हो गई जब, तो फिर देख लिया 2024 के परिणाम क्या हुए। आपने भी कहा बीच मतदान में, जब 5वें चरण का मतदान शायद चल रहा था और मुंबई जैसी जगह के सीटों का निपटारा होना था, आपने देखा ना कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गड्ढा हुआ लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो उसके ठीक पहले आपने कहा ही, नड्डा जी ने क्या कहा था कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, बीजेपी पैरों पर खड़ी हो गई है और उसे संघ की जरूरत, संघ के सहारे की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि संघ को अब अपना मूल काम करना चाहिए, ये कहा था। अब उसके बाद जैसा अपन ने बात की, वो जो अब की बार 400 पार, तो उसमें 160 सीटों की कमी हो गई, 400 में 240 आके रह गई। हमको ये लगता है आशुतोष जी कि भागवत साहब और मोदी जी के बीच या तो कोई अघोषित प्रतिस्पर्धा चल रही है, और या ये चल रहा है कि कौन ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है, और या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत जैसे ही मोदी जी विदेश यात्रा पर रवाना होते हैं, सरसंघचालक कोई बड़ी बात कह देते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। देखिए, हम जो मूल विषय पर आते हैं कि मुल्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अच्छे दिन संघ के आ गए कि खराब दिन संघ के आ गए, आने वाले हैं, कि अच्छे दिन बीजेपी के आ गए। हम जो देख रहे हैं और नजर जो आ रहा है कि संघ और बीजेपी दोनों के उपस्थिति में देश के दिन जो हैं खराब चल रहे हैं, या लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भागवत साहब के कारण, मोदी जी के कारण देश के दिन अच्छे कब आएंगे। मतलब भागवत साहब ने ये तो कह दिया कि बीजेपी के अच्छे दिन हैं, और ये भी स्वीकार कर लिया कि जो संघ के अच्छे दिन है उसका कारण बीजेपी नहीं है। आप जरा सोचिए आशुतोष जी कि मुंबई की बैठक में सलमान खान को बुलाया जाता है, एक संकेत है। सलमान खान रिप्रेजेंट करते हैं एक कम्युनिटी को, वो नसीरुद्दीन शाह को नहीं बुलाते, सलमान खान को बुलाते हैं, जावेद अख्तर को नहीं बुलाते। खैर वो उनका मामला है। हम जो ये कह रहे हैं कि सलमान खान को बुलाकर कोई मैसेजिंग है कि भाई देखिए हम अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं है, और बीजेपी का एक मुख्यमंत्री या बीजेपी के एक मुख्यमंत्री असम के हिमंता बिस्वा शर्मा अपने राज्य से मियाओं को बाहर करने का बीड़ा उठाते हैं, 4-5 लाख लोगों के नाम काटना चाहते हैं वोटर लिस्ट में, और उन मियाओं के खिलाफ बंदूक तानते हुए वीडियो बनते हैं जो बाद में डिलीट होते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार नाम का एक बहादुर आदमी एक मुसलमान को जब बचाता है
दक्षिण पंथियों के हमले से, तो दक्षिण पंथी उस पर हमला करते हैं, उसको उस अपनी नाराजगी का शिकार बनाते हैं। मथुरा जिले के एक स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर को, जान मोहम्मद को, बजरंग दल के लोग जब आरोप लगा के हटाते हैं स्कूल से या नौकरी लेते हैं उसकी, तो उसके बचाव में सैकड़ों छात्र छात्राएं, हिंदू छात्र छात्राएं सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। मोहन भागवत इन चीजों के बारे में नहीं बोलते। वो ये तो कहते हैं पूरा देश हिंदू है, देश हिंदुओं का है। मोहन भागवत ने सर एक बात और कही, वो यूं कही कि मैंने 75 साल पूरे कर लिए हैं और इस बारे में संघ को जानकारी दी, तो संगठन ने उन्हें काम जारी रखने को कहा। जब भी संघ कहेगा मैं पद छोड़ दूंगा, ये उन्होंने कहा। अब आप बताइए आशुतोष जी कि मोहन भागवत ने संघ के दिल्ली समारोह में कहा था कि न तो वे रिटायर हो रहे हैं, न रिटायर होंगे, न मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, और दोनों अपने पदों पर बने रहेंगे। अब आप एक नई बात सुन रहे हैं। उसके पहले उन्होंने नागपुर में कहा था कि 75 साल के अगर हो जाएं आप और कोई आपको शाल उड़ा दे तो आपको मान लेना चाहिए कि आपका काम समाप्त हो गया, अब आपको रिटायर होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि संगठन ने उन्हें काम जारी रखने को कहा है। आशुतोष जी आप जरा पूछिए किसी से कि मोहन भागवत के ऊपर कौन है जिससे मोहन भागवत को पूछना पड़ता है कि भाई मैं रिटायर हो जाऊं कि बना रहूं, आपकी आज्ञा है कि नहीं। कौन सा संगठन है जिससे पूछते हैं? हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर पार्टी से पूछें कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो आप सोचिए कि पार्टी में क्या बवाल मच जाएगा। अगर वो कह देंगे मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो अगर आधे लोग से ज्यादा भी अगर ये मन ही मन मानते हो कि रिटायर हो जाना चाहिए, उसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं होगी वो कहे कि मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए, तो भागवत साहब के मुंह पे कौन कहेगा कि हाँ आपको रिटायर हो जाना चाहिए। असल में क्या दिक्कत है, जो लोगों पर इंप्रेशन जा रहा है आशुतोष जी, वो ये जा रहा है कि न तो मोहन भागवत रिटायर होना चाहते हैं न होंगे, क्योंकि संघ के प्रोविजंस में है ही नहीं। उसमें तो सरसंघ चालक जब तक चाहें पद पर बने रह सकते हैं। वो हो सकता है, हमारा अनुमान है केवल, कि वो मोदी जी को रिटायर देखना चाहते हैं, और मोदी जी भी रिटायर नहीं हो रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को रिटायर करना चाहते हैं, पर दोनों रिटायर नहीं हो रहे हैं। एक तीसरी बात जो उन्होंने कही, जिसके साथ हम समाप्त करेंगे अपनी बातचीत को, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि अगला सरसंघ चालक कोई जरूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। शूद्र का नाम उन्होंने अलग तरीके से लिया ही नहीं। वो ये कहते हैं कि जो हिंदू है वही अगला सरसंघ चालक बनेगा, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो। उसमें वो ये भी कहते हैं कि वो SC ST भी बन सकता है। बड़ी बात है, आपने शायद ये पहले कभी सुना नहीं होगा। अब इसमें दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। या तो संगठन ने उनको कह दिया, जब उन्होंने कहा मैं 75 साल का हो गया हूं, क्या करूं, तो यहां संगठन से हमको समझना चाहिए मोदी जी। उन्होंने कहलवाया हो कि बताइए मैं क्या करूं, तो मोदी जी ने कहा होगा जो उचित समझो वो करो, भागवत साहब को कहा होगा। अब उचित समझो जो करना है, तो फिर नए सरसंघ चालक की चर्चा ही क्यों कर रहे हो आप भाई साहब?
टॉपिक ही क्यों छेड़ रहे हो? मुझे इसमें दूसरी चीज नजर आती है, और दूसरी चीज ये नजर आती है जो उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय ही हो, और वो कह रहे हैं कि SC ST भी हो सकता है। मैं इसको संघ के हिस्ट्री में के 100 साल की हिस्ट्री में मेजर डिपार्चर मानता हूं। ऐसा थॉट भी आना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कुछ चल रहा है, होगा। ये अचानक से कुछ नहीं आया है, ये एक्सीडेंटल नहीं है थॉट कि SC ST भी हो सकता है। तो जो चीज आज तक नहीं हुई, आप अगर लिस्ट उठा लें पिछले जितने भी सरसंघ चालक हैं, आपको कोई नजर आता हो SC ST या ब्राह्मणों का बहुमत है उसमें, अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा कुछ हुए कुछ लोग, तो क्या हमको ये जो क्रांति हो रही है संघ में या होती दिख रही है, जिसके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, आशुतोष जी आपको कुछ लगता होगा कि अरे ये भागवत साहब ने कुछ मुंबई में मोदी जी की अनुपस्थिति में जो कहा है तो उसके कुछ मायने होना चाहिए। तो मैंने 3 बातें 4 बातें मोहन भागवत जी ने जो कही वो आपके दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए सूत्र वाक्य में कह दी। अब अपन छोड़ देते हैं लोगों पर और बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो इसके क्या अर्थ लगाते हैं। तो हम अपनी चर्चा को इसी नोट पर, थैंक यू, कदम।